हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है उसमें ईवीएस में जो भी पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए बुक है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह दी हैं जो आपके काम की नहीं है। जो भी मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिया है और उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके काम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम पूरी बुक पढ़ करके उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी पीडीएफ बना के आपके सामने रखते हैं। तो आई होप इसके पहले आपने जो वीडियो था उसको ज़रूर देखा होगा। हमने जो है क्लास 3 का जो क्लास 3 है उसका चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 8 तक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा तो हमारी जो क्लास 3 की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बातचीत है इसमें। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, चीज़ें समझ आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैंने चैप्टर वगैरह नहीं जो है डिनोट किया है कि इस चैप्टर का है उस चैप्टर का है। क्यों? क्योंकि उससे क्या लाभ होने वाला है आपको तो अपने पॉइंट से मतलब है जो आपको एग्जाम में काम आ जाए। तो चलिए सबसे पहले ना मिट्टी के बारे में बताया गया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो मिट्टी है बता रहे हैं कि मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। तो जो मिट्टी है वो किससे बनी हुई है? तो मिट्टी जो है वो उन चट्टानों से बनती है जो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब समय के साथ साथ टूटती रहती है। कह रहे हैं कि इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, तने, जड़ तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। तो ये सब किस में होते हैं? मिट्टी में होते हैं। आगे देखिए आपसे कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिखा दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इतने सारे फिगर्स उसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। बच्चों के लिए बहुत ही मस्त, मतलब एकदम मस्त किताब है। आगे देखिए कह रहे हैं कि मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इसमें से कुछ को आपने आँखों से देखा भी होगा और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। आगे देखिए कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं चींटियाँ, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे। तो ये जो छोटे कॉकरोच, टिड्डे, दीमक और चींटियाँ हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये आपको घास फूस और पत्तियों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। चींटियाँ तो घर में भी मिल जाती हैं, बस गुड़ चीनी कुछ रख दीजिए, फिर देखिए 10 मिनट के बाद आगे देखिए। वो तो हमने देखा कि वो आपको नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, पेड़ पौधों पे, वैसे ज़मीन में भी चलते हुए मिल जाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर सीज़न में जब बारिश का सीज़न आता है तब देखिए उस टाइम पे भी कुछ अन्य कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिलते हैं। वही यहाँ बता रहे हैं, जो वर्षा का समय होता है जब मिट्टी गीली होती है उस समय आपको और भी कई कीट देखने को मिलेंगे। जैसे केचुए, केचुआ देखा है ना, वो केचुआ जो मतलब कि जिसको कटिया में लगा के मछली मारी जाती है गढ़ई में और दूसरा कन खजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी। जब बारिश होता है ना तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो उगने लगते हैं, बहुत सारी घासें भी जो है उगने लगती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं बारिश के बाद देखने को आपको मिल जाएगी। तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। फिर जंगली पौधे, अब जैसे सीजन रहा, आप लोगों ने आम को खा करके उसकी गुठलियाँ वगैरह फेंक दी, तो आप देखेंगे कि बारिश के बाद से उसमें जो है जो गुठलियाँ थी उसमें छोटे छोटे पौधे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और बारिश के सीज़न में कौन से कीट आपको दिखेंगे, तो ये देखिए जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वही एग्जाम्पल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाहर की कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करिए। आपके 15 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। मार्केट की कितनी भी महंगी किताब आप ले लीजिए, अगर उन्होंने एनसीईआरटी को उसमें कवर नहीं किया है तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, चाहे किसी भी टीचर की बुक हो। अगर एनसीईआरटी उन्होंने कवर किया है तब तो फिर भाई टीचर बोल सकते हैं कि देखो मेरे में से आया। बाकी अगर एनसीईआरटी नहीं कवर किया है तो एक भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं फंसा सकते एग्जाम में।
तो इससे अच्छा आप लोग यहाँ टीचर वहाँ टीचर, इनकी बुक उनकी बुक देखें, इससे लाख गुना अच्छा है कि आप लोग जो एनसीईआरटी की बुक है उसको डाउनलोड करके खुद ही पढ़ लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे मतलब कि एग्जाम्पल को लेकर के दी हुई हैं, और कुछ क्या आप जानते हैं इस टाइप का करके दिया हुआ, आप यही सब पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, आगे फिर आपको ये जो दिया हुआ है ना, क्या आप जानते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। तो देखिए कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी और कीट हैं ये अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग करते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो ऊंट और बकरियां हैं ये पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तों को खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य जो पशु मतलब पक्षी होते हैं ये अपने पालन पोषण के लिए पेड़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसी पे रहते हैं, इस वजह से बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कह रहे हैं जो गिलहरियाँ और कौवे होते हैं ये पेड़ पौधों के तिनकों में अपना घर बनाते हैं। कौवा जो है घोंसला बनाता है, और वैसे उसी तरह से जो मतलब कि गिलहरी होती है ना वो भी झोंस टाइप का कुछ बनाती है। इसमें अपने बच्चों का पालन पोषण ये लोग करते हैं। आगे देखिए जो बंदर हैं ये पेड़ पौधे के फल जो है उसको खाना पसंद करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ मतलब जो बंदर होते हैं ये पत्तियां नहीं बल्कि जो फल होते हैं उसको खाना पसंद करते हैं। इधर आप देखिए कह रहे हैं कि जो सनबर्ड और तितलियां हैं ये फूलों का रस चूसती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सनबर्ड और तितलियां हैं ये क्या करती हैं, ये फूलों का रस चूसती हैं। तितलियों को तो सभी जानते हैं कि जो तितलियां होती हैं वो फूलों का रस चूस के लाती हैं, शहद बनाती हैं, और बाद में फिर उस शहद को लोग जो मतलब कि मधुमक्खियां हैं उनको मार करके शहद निकाल लेते हैं, तो वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो सनबर्ड है, कोई भी है थोड़ा मतलब अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं सोच पाएगा कि जो सनबर्ड है वो एक चिड़िया है और वो भी फूलों का रस चूसती होगी। अक्सर जो चिड़िया होती है यानी कि जो पक्षियाँ होती हैं वो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती हैं, जो अनाज वगैरह होता है उसको खाती हैं, लेकिन बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगा कि ये फूलों का रस चूसती हूँ। ठीक है, ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला पॉइंट इसी 2024 में जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और मैंने अपने जो है वीडियो में इसको MCQ के माध्यम से करवाया हुआ था। देखिए कह रहे हैं कि जो दर्जन चिड़िया होती है वो जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट 2024 में जो इसके पहले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो एक एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चंस बनते भी हैं। इवन यही लिखा भी था, बस उसमें जो है ना दर्जन चिड़िया के बदले कोई और चिड़िया का नाम दे करके बोल दिए थे कि ये जो चिड़िया है ये पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे रॉन्ग था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो दर्जन चिड़िया होती है वो पत्तों को सीती है, और दर्जन आप समझ ही लीजिए, दर्जन मतलब दर्जी जो सिलाई करने वाले होते हैं, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए आगे आपसे बता रहे हैं कि जो चमगादड़ और तेंदुए होते हैं ये पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। तो देखिए ये जो तेंदुआ है, अक्सर लोग सोचेंगे शेर वगैरह होते हैं वो मांद बना करके गुफा वगैरह में रहते हैं, लेकिन आप देखिए जो तेंदुआ है वो भी बिग कैट ही है, लेकिन कहाँ रह रहा है, पेड़ का जो मतलब डाल होता है उस पे आराम करता है। ठीक है, और चमगादड़ तो वहाँ करते ही हैं। इधर देखिए जो इल्ली है ये मतलब एक छोटा सा कीट होता है, जुराई इसको बोलते हैं गांव में। तो आप देखिए जो इल्ली है ये भोजन के लिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको खा जाती हैं, जिस पेड़ के में लग जाती हैं ना उसकी पत्तियों को एकदम ये ख़त्म ही करके छोड़ती हैं, तो फसलों के लिए अक्सर नुकसानदायक होता है, इसके लिए फिर जो कीटनाशक है वो डालना पड़ता है खेतों में। आगे देखिए यहाँ एक स्टोरी दी हुई थी, जो स्टोरी आपके काम की नहीं थी। तो एक बच्चा है वो जो है अपने पापा से कुछ बातचीत कर रहा है, तो उसमें जो आपके काम का है हमने वो आपको बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनसे केवल हमें फल की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सब्जियां और भी ऐसी कई छोटी बड़ी वस्तुएं हैं जिनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो हमें पेड़ों से होती है। हम देखते हैं कि हम जो पेड़ है उसका फल तो खाते ही हैं, उन्हीं से फर्नीचर भी बनता है। जो फर्नीचर में आप देखिए कि घर के सारे उपयोग किए गए वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, किचन से लेकर के बेडरूम तक हर तरह का सामान आपको पेड़ों से उपलब्ध हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे ये मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, जब उसके पापा उसको बताते हैं कि केवल फल ही नहीं बेटा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं, तो जो बच्चा है ना वो खुश होकर बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था, जो हमें दवाइयाँ, वस्त्र के लिए रेशे और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ हैं, वो भी कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे जिन्होंने मतलब कभी जो है जड़ी बूटियों वगैरह का सेवन नहीं किया है, जड़ी बूटियों की जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, जो केवल और केवल एलोपैथी की दवाइयाँ खाए हैं, वो थोड़ा कम ही सोच सकते हैं कि हमें जो दवाइयाँ हैं ये कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से। और वस्त्रों के लिए रेशे ये तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है ऊन जो है ये हमें भेड़ की बाल से मिलता है, कुछ सिंथेटिक फाइबर से कपड़े बनाए जा रहे हैं। पेड़ पौधों से कौन से कपड़े बन रहे हैं? तो पेड़ पौधों से भी जो है, आप पता है जो केला का फाइबर होता है ना, उससे जो है कपड़ा बनाया जाता है। जो कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल, उसमें जिसमें मतलब कि जो पौधा होता है उससे भी, उसका भी रेशा से निकाल करके कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है ना, कॉटन देखिए, जो कॉटन के कपड़े आते हैं कपास से ही वो निकलता है ना, तो वो भी पेड़ पौधों से ही मिल रहा है। तो कपड़े भी हमारे पेड़ पौधों से बनते हैं। फर्नीचर मैंने आपको बता ही दिया। और जो हमें जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ हैं, जैसे तुलसी दल ले लीजिए, जो तुलसी की पत्तियाँ हैं वो सर्दी जुकाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ऐसे बहुत से जो है मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जो हमें दवाओं के रूप में यूज़ आती हैं। अब जैसे नीम का पेड़ है, नीम की छाल भी हमारे लिए दवाओं का काम करती है, उसकी पत्तियाँ भी यूज़ होती हैं। टहनियों के मध्य में ऐसे रहता है जहाँ से पत्तियाँ आपस, पर्णवृंत शायद उसको बोलते हैं, जहाँ से पत्तियाँ जो है वो किससे जुड़ी होती हैं? टहनियों से। तो वो भी काम आता है, गांव में उसको डंठल बोलते हैं दरअसल। नीमकौर वो भी काम का है, नीमकौर से तेल भी बनता है। तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। आगे देखिए, आगे आपको एक चित्र बना के दिखाया गया है कि हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, यानी कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आप इसको देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देखें कि पशु पक्षियों के लिए आश्रय, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा ना कि जो तेंदुआ है, चमगादड़, वो मतलब पेड़ पौधों पे आराम करते हैं। और कुछ जो चिड़ियाँ हैं वो घोंसला बनाती हैं। गिलहरी को भी हमने देखा कि वो पेड़ पे अपना आवास बनाई हुई थी। तो वैसे बता रहे हैं कि पशु पक्षियों के लिए आवास और आश्रय जो है वो तो हमें पेड़ पौधों से मतलब मिलता ही है उन्हें। आप देखिए कि इंसानों को छाया मिल जाती है, जानवरों को भी छाया मिलती है, जो भी छाया लेना चाहे उसी को छाया मिलती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें छाया भी प्रदान करते हैं। फर्नीचर आप देख ही रहे हैं, कुर्सी बना हुआ है। इसके साथ साथ आप देखिए वस्त्र के लिए जो रेशे हैं वो भी हमको मिल जाता है। और ये जो आपको छोटा सा पौधा दिखाया गया ना, ये कपास है। ठंडी हवा मिलती ही है, ठंडी हवा या ये कहें कि ताज़ी हवा, ये तो हमको मिलती ही है। उसके साथ साथ फल भी हमें मिलता है। लगभग जो फल हम लोग खाते हैं सब पेड़ों से ही आते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए जो औषधि यानी कि दवाइयाँ हैं, ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा ये कुछ पौधों के उपयोग हैं। आगे देखिए, अब चूंकि ये जो बुक है ना, ये बच्चों के लिए बनाई गई है, इस वजह से इसमें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस बुक को बनाया गया है। तो आप लोगों को भी ये आकर्षक लग सकती है। इसी वजह से मैंने इसका PDF बनाना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। क्यों? अपने आप में ये PDF के रूप में है ही, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत अच्छी से इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। आगे हम देखेंगे जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों के द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल जो गिलहरियां होती हैं ये अपने भोजन के लिए बीज, मेवे, इन सारी चीज़ों को ज़मीन में दबा कर रखे रखती हैं। बाद में वे इसे भूल जाती हैं इन्हें कहाँ छिपा करके रखा था। इस तरह बहुत से पशु पक्षी और पेड़ पौधे विभिन्न तरीक़ों से प्रकृति में सामंजस्य बनाए रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जीव है जो अपना भोजन जो है ज़मीन के नीचे दबा करके रखता है, लेकिन अक्सर उसको भूल जाता है, जिससे वो नए पेड़ पौधे जन्म ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ना जो गिलहरियां हैं या चूहे हैं, इनके बारे में पूछा गया है। आगे के जो चैप्टर्स हैं हो सकता है उसमें आपको देखने को मिले। पुरानी वाली NCERT में तो था, नई वाली NCERT में हो सकता है कि नहीं, अभी मुझे उसको अभी जानकारी नहीं। दरअसल जितना नई वाली NCERT में हम 3rd क्लास की करा रहे हैं, तो हमने पूरी 3rd क्लास की ही रीडिंग की है।
अभी 4th और 5th क्लास की रीडिंग करना हमें बाकी है, तो इस वजह से 4th और 5th क्लास में उन्होंने दिया है कि नहीं दिया अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसमें बताया गया था कि जो गिलहरियाँ होती हैं ना, वो अपने दांतों से चीज़ों को मतलब कि कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। आप लोग इसको चूहों को लेकर के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी में गिलहरी दिया था तो हम लोग गिलहरी ही मान के चलेंगे। तो ये इसको याद रखिएगा, यहाँ गिलहरियों के बारे में एक नया पॉइंट आपको मिला, इसको याद रखना है। आगे फिर देखिए हमें एक दूसरे की कैसे ज़रूरत है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं हम जिस तरह से पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सुरक्षा, भोजन से और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। यानी कि बस ऐसा नहीं है कि हमने पेड़ पौधों को लगा दिया तो हम लोगों ने उनके ऊपर एहसान किया है, ऐसा नहीं है। अगर हमने पेड़ पौधों को लगाया है तो पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ दे भी रहे हैं। अगर हमने जानवरों को चारा दिया है, जानवरों को पाला है, तो उनसे हम बहुत कुछ ले भी रहे हैं। तो वहीं पे आपको बता रहे हैं कि हम केवल पेड़ पौधों को सुरक्षा और अगर भोजन देते हैं तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गाय, भैंस और बकरियां अगर आप इनको रखते हैं तो इनसे आप क्या लेते हैं? इनसे आपको दूध मिलता है और भाई प्यार तो मिलता ही है, तो ये भी आपको मिल जाता है। और हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते हैं, उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवहार करते हैं। तो इससे हमारे अंदर क्या हो रहा है? इससे हमारे अंदर संवेदनशीलता भी आ रही है। हम चीज़ों के प्रति संवेदनशील लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। साथ में पशु पक्षी जो है ये बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में भी पौधों की सहायता करते हैं। जो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जो है जो जीव जंतु होते हैं वो जो बीज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे कुछ कटीले बीज होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके जो फल होते हैं ना वो कटीले होते हैं, तो वो जानवरों की स्किन के साथ चिपक जाते हैं, जानवरों के जो स्किन में बाल होता है उनसे चिपक जाते हैं। फिर जानवर वहाँ से मूव ऑन किए, कहीं गए दूसरी जगह, वहाँ किसी पेड़ वगैरह में अपनी पीठ खुजलाए या फिर उसको अपनी बॉडी को उसमें रगड़े, तो उससे क्या होता है वो जो बीज था वो नीचे गिर गया। फिर धीरे धीरे बारिश वगैरह होगी तो वो बीज जो है एक दिन पौधे के रूप में उग आएगा। तो ये क्या हुआ? ये पशु पक्षी यानी कि जो मतलब कि जीव जंतु हैं उनके द्वारा पेड़ पौधों का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन के रूप में मतलब ट्रांसफ़र हुए और वहाँ पे मतलब जो उस पेड़ पौधा था उसकी प्रजाति दूसरे जगह पर उग गई। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे बिना इंसानों की सहायता के भी जो बीज हैं यानी जो पेड़ पौधों के बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा कर के अपनी जो है संतति करते हैं। यानी कि अपनी जो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इंसान अपने बच्चों को जन्म देकर के अपनी पीढ़ियाँ आगे बढ़ाते हैं, वैसे जो पेड़ पौधे हैं उनका साथ भी यही हो रहा है। अब वो खुद तो चल नहीं सकते तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वे अपनी विष्ठा से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, इससे पौधों को दूर दूर तक यहाँ वहाँ उगने और पनपने में सहायता मिलती है। ठीक है, कह रहे हैं हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इसका सब हमने बता ही दिया कैसे पे जो है भोजन के लिए हम लोग जीवों पर निर्भर हैं, जीवों पे नहीं पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। फल के रूप में वो हमें देते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनके हम पत्तियां खाते हैं, कुछ की जड़ खाते हैं, कुछ की तना खाते हैं, कुछ को कुछ और खाते हैं। तो इस तरह से हम पेड़ पौधों का सेवन करते हैं। अब भोजन के रूप में हो गया, हमने आवास के रूप में देखा, घर बनाते ही हैं, फर्नीचर वगैरह उन्हीं का बनता है। वस्त्र के लिए हमने देखा कैसे जो कमल का फूल, कमल का पेड़ नहीं होता, दरअसल जो कमल की होता है ना, कमल जिसमें निकलता है उसके जो है रेशे से कपड़े बनते हैं। जो केला का फाइबर होता है उससे कपड़े बनते हैं, कपास के फाइबर से कपड़े बनते ही हैं। और साथ में अगर आप लोग चल रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, अगर आपने डॉगी पाल रखा है तो वो आपको मज़े कराते हुए ले जाएगा। ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं, धूप हो गई तो अगर कोई पेड़ पौधा है तो आप वहाँ पे रुक करके छांव ले सकते हैं, शीतल छाया प्रदान करता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हम लोग कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक कहानी बताई गई है, तो इस कहानी को आप खुद से पढ़िएगा। हम जो मतलब
पढ़ ही देते हैं, 1 मिनट लगेगा ही। देखिए एक कहानी है, कहाँ की है, तो जो हमारा दक्षिण भारत है, सबसे दक्षिणी जो राज्य है जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, तो उस तमिलनाडु की कहानी है। तो तमिलनाडु में एक बहुत ही छोटा सा नगर है जिसका नाम है वल्लभराई। क्या नाम है? वल्लभराई। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो वल्लभराई नगर है वो कहाँ पे है, केरल में है सब, या फिर जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर सोचते रहेंगे। तो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में वल्लभराई नामक एक छोटा सा नगर है। यहाँ पे पूरे वर्ष सभी स्कूलों में बच्चे और शिक्षक नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं, उनके आंकड़े जुटाते हैं। वे वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीने में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी भी करते हैं। और इन पक्षियों का नाम क्या है? तो ये जो पक्षियां हैं ना, इनका नाम है ग्रेट वॉन्टेल। क्या नाम है? ग्रेट वॉकटेल नाम है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे आती हैं? तो ये तमिलनाडु वाले रीजन में आती हैं। कह रहे हैं कि स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को क्या कहा जाता है? वॉल्टी जो है कुर्वी कहते हैं। तो वॉल्टी कुर्वी किसको कहा जाता है? ग्रेट वॉकटेल जो पक्षी होती है इसको कहा जाता है तमिलनाडु में लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो शीत ऋतु होती है, यानी कि जो ठंडी वाला मौसम होता है, उसमें जो ग्रे वॉन्टेल हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से भारत का जो गर्म प्रदेश है वहाँ पे आती हैं। यानी कि जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ से वो प्रवास करके कहाँ पे आती हैं? तो जो हमारे भारत देश के गर्म इलाके हैं वहाँ पे आती हैं और कुछ महीनों के लिए यहाँ रुकती भी हैं। जो वल्लभराई है, यहाँ पे जब पहली ग्रे वॉकटेल पहुँचती है तो बच्चे व जो शिक्षक हैं इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगा करके उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। तो समझ रहे हैं कि पक्षी को लेकर के उन लोगों में इतना उल्लास है कि जब वो पक्षियाँ आती हैं तो जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके आगमन में क्या करते हैं? पोस्टर्स लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। याद रखिएगा इसको। आगे हम देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है प्रकृति का उपहार इस चैप्टर का नाम है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ें हमें ईश्वर के द्वारा या नेचर के द्वारा हमें प्रदत्त हैं। अब देखिए, आपसे बता रहे हैं जो पेड़ पौधे तथा जीव हैं इनके मतलब कि इनके अलावा भी प्रकृति हमें क्या देती है? पानी देती है, भोजन जैसी और भी बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करती है। स्वस्थ जीवन के लिए ये सभी बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। क्या? पानी और भोजन। फिर देखिए, कह रहे हैं कि इस इकाई में हम लोग पानी और भोजन के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य है स्वस्थ आहार ग्रहण करना, व्यायाम और इसके साथ साथ स्वच्छ जल पीना तथा स्वच्छ रहने और व्यायाम से हमें अच्छा महसूस करने और स्वस्थ रहने में जो हेल्प मिलती है उसके बारे में जानना। और हमें भविष्य के लिए पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षित रखना कैसे है ये भी सीखना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में ये सब बात करने वाले हैं। अब देखिए, कुछ चित्र वगैरह बनाए हैं। ये स्वस्थ आदतें हैं। सुबह उठो, मुँह धुलो, ब्रश करो, नहाओ, चाय वाय पियो, जो भी हो। तो यहाँ पे ना अब वो सब कहानियाँ हैं बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वो देख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ईवीएस है ना, उसमें एक मतलब कि टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उस टॉपिक में जल जो है वो अपने आप में एक टॉपिक दिया हुआ है। तो इस वजह से जल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। और इस बार तो जो है उसके बारे में पूछ लिया गया था, जो सबसे लवणीय सागर है उसके बारे में, और मैंने कराया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो पूरा मतलब एक मैराथन मैंने कराई थी जब हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला था, मतलब जुलाई में, तब वो जो मैराथन है वो आपको इसी यहाँ पे नहीं, एक दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 7 सितंबर मतलब कि 7 जुलाई और सीटेट के लिए लेकर के ईवीएस की 1 या 1.5 घंटे की वो मैराथन है। अगर आपने उसको देख लिया ना तो जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो भी पूरी कवर हो जाएगी और कुछ और भी अन्य पॉइंट्स हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 1-1.5 घंटे की है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि क्या हो अगर बारिश रुक जाए और सूरज निकल आए, बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है। तो ये सारी बातें का आप अनुमान लगाइएगा कि बारिश में, जैसे सपोज दैट बारिश हुई, आपने देखा कि जो गढ़ई तालाब या गड्ढे गुड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं चलता। तो जो पानी है ना वो मतलब कि जलवाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो बादलों में चला जाता है। बाद में संघनन होने के बाद जो है ये तो जो ऊपर गया पानी, सपोज दैट यहाँ पानी भरा था,
ऊपर चला गया। तो ये जो पानी ऊपर गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। फिर बाद में संघनन के प्रक्रिया के बाद यही वाष्पीकृत जो पानी था वो बारिश की बूंदों के रूप में फिर से नीचे आता है। तो जब हम लोग वाटर साइकिल वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी प्रक्रिया देखेंगे, कैसे धरती से पानी ऊपर गया वाष्प बन करके, और बाद में फिर वो जल वाष्प से संघनन की प्रक्रिया के बाद कैसे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में धरती पर वापस आ गया। ये सब आगे की चीज़ें हैं, हम उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो ये पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बह करके किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। ठीक है, कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के मध्य में इकट्ठा हो जाता है और यही भूमि के नीचे वाला पानी फिर हमारे कुओं में आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, कह रहे हैं कि धाराओं में जो बहता हुआ ये जल है ये जाकर के कहाँ मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। और बारिश का कुछ पानी जो गड्ढे होते हैं ना, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं रोड के किनारे या कहीं, वैसे ही देखिए आपको मिलेंगे। साथ में तालाब जो गढ़ही वगैरह होती है, गांव में उसको गढ़ही बोलते हैं, तथा झील, सागर और महासागरों में भी चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारा बारिश का पानी है ये इसका क्या हो रहा है, तो ये धाराओं में बहता हुआ जाकर के नदियों में मिल जाता है और बारिश का जो कुछ पानी है गड्ढा, तालाब, झील, सागर और महासागरों में भी चला जाता है। अंततः सारा पानी महासागरों में ही जाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे आपसे बता रहे हैं, क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंडपंप से मिलता है? तो मुझे तो भाई कुआं से मिलता है। मेरे यहाँ हैंडपंप तो नहीं है, लेकिन कुआं है, हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं। और ये जो हैंडपंप वगैरह है ये तो खेतों की सिंचाई के लिए है, तो लेकिन पीने के लिए जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं वो हम लोग कुआं से निकालते हैं। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि कुआं जो होता है ना उससे पानी कैसे निकाला जाता है। तो इन लोगों ने बताया कि एक घिरनी, हैंडपंप या बिजली की सहायता से निकाला जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जो कुआं है उसमें गड़ारी लगी हुई है ऐसी गोल गोल सी, इधर से एक मतलब कि लोहे का एंगल लगा है, दोनों साइड से एंगल लगा है, बीच में ऐसे एक रॉड लगा हुआ है, उसके मध्य में गड़ारी है। हम लोग इसी गड़ारी पे रस्सी डालते हैं और बाल्टी फाने रहते हैं, बाल्टी में पानी निकाल ले करके फिर इसी गड़ारी के माध्यम से खींच के ऊपर ले आते हैं। तो बहुत आसान रहता है, लेकिन जो लोग पहली बार करेंगे हो सकता है वो डर जाएं। तो ये एक प्रक्रिया है कुएं से पानी निकालने का। और साथ में ये जो ट्यूबवेल है इसके माध्यम से भी कुएं में पानी निकाला जाता है। जैसे समरसेबल, आपने समरसेबल डाल दिया, पाइप के माध्यम से पानी जो है ऊपर चला आता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं कुएँ से पानी निकालने की। आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक पल जरा रुकिए और सोचिए। क्या सोचना है ये बता रहे हैं भैया आपसे कि क्या सोचना है। चलिए देखते हैं। बता रहे हैं आपको कि धरती पर जो पानी है बारिश के रूप में आता है। तो एकदम सही बात है, सोचिए। आप ये सोच सकते हैं ना कि धरती पे पानी जो बारिश के रूप में आता है वो कहाँ से आता है। भगवान जी बरसा रहे हैं, बादलों से आ रहा है, और बादलों को इतना सारा पानी कैसे मिला, भगवान जी के पास इतना सारा पानी कैसे है, और जब पानी है तो रुकता कैसे है, पूरा एक साथ ही क्यों नहीं आ सकता। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, और जब आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को भी सोचने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, कह रहे हैं ये पानी के प्राकृतिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है, जैसे जलधाराएं, नदियां, तालाब, झील, कुएं तथा भूमिगत जल आदि। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों में लाते हैं। हम कई तरीकों से इनका संग्रह भी करते हैं। हम बहुत तरह से इनका उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग करने के बाद इस पानी का क्या होता है। आप सोचिए कि आपको जो हम लोग उपयोग कर लेते हैं पानी वो क्या होता है। अब जैसे सपोज दैट आपने पीने के लिए यूज़ कर लिया तो भाई तो ज़्यादातर पानी आपकी बॉडी में यूज़ हो जाएगा, कुछ आप यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देंगे, तो फिर वो प्रक्रिया है। अगर आपने यूज़ किया सपोज दैट कपड़े वगैरह धुलने के लिए, तो वो पानी कहाँ गया, तो वो पानी गंदा पानी फिर बह जाता है नालियों में। अगर वो गंदा पानी नालियों से बह करके किसी तालाब में गया, तालाब में आपने सिंचाई के लिए उस पानी को यूज़ किया, तो वो पानी ना खेत के लिए हानिकारक होता है। या फिर सपोज दैट उस तालाब में जानवरों के द्वारा पानी पिया जा रहा है, तो वो जानवरों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जानवरों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा तो आप लोग जो दूध वगैरह उनसे लेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। आपसे बता रहे हैं कि जो पानी है वो हमें चीज़ों को साफ करने में सहायता करती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
यह इस उपयोग के बाद जो पानी है वो गंदा हो जाता है और हम पीने और खाना बनाने के लिए इस गाने जो गंदा पानी है इसका उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हम इस पानी का पौधा तथा शौचालय के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कपड़ा धुलने वाला जो पानी है ना, आप उसको पौधों में डाल सकते हैं, इस तरह से बता रहे हैं। नहीं जो मतलब कि आपने अगर कपड़ा धुल लिया है साबुन से, तब के लिए नहीं बता रहे हैं। सपोज आपने वैसे ही कपड़ा मतलब कि साफ कपड़ा था, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब कि वैसे ही होता है ना, कभी कभी हम लोग बिना साबुन के भी कपड़ा धुल लेते हैं, तो उसके लिए आपने बिना साबुन से कोई कपड़ा धुला तो उसका जो पानी है आप उसको पौधों में डाल सकते हैं। सपोज दैट आपने सब्जियां वगैरह धुली हैं तो उस पानी को भी आप पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन जो केमिकल है यानी कि साबुन वगैरह जिस पानी में लग गया है वो पानी फिर पौधों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन हाँ आप उसको शौचालय में यूज़ कर सकते हैं। फिर वही आपको बता रहे हैं कि इस गंदे पानी का आप खाने पीने में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसका पौधों तथा शौचालय के लिए उपयोग कर सकते हैं। आगे आपसे बता रहे हैं कि हमें सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए, जितना संभव हो सके उसका फिर से उपयोग करना चाहिए, यानी कि रीयूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो है सपोज दैट सिर्फ हाथ धुला था, कहीं से आए थे वैसे हाथ धुल लिया था पानी से और उस पानी को फेंक दिया, तो उसको फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको कहीं यूज़ कर लें, पेड़ पौधों को डाल दें, या फिर जब वॉशरूम वगैरह जाएँ तो वहाँ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी को रीयूज़ करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृतिक संसाधनों की बचत करेंगे उतना ही आपके लिए वो आपके हित में होगा। आगे देखिए, आगे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि हमें पानी में बहुत अधिक साबुन और ऐसे ही अन्य जो केमिकल्स हैं उन्हें नहीं डालना चाहिए। समझिए इस बात को, ये जो है जो केमिकल्स है ना वो आप मतलब कि पानी को एकदम से ही प्रदूषित कर देते हैं। कह रहे हैं कि आइए हम लोग मिल करके जो प्रकृति के द्वारा ये अनमोल उपहार दिया गया है हमें, उसका सावधानी से उपयोग करें। तो ये बच्चों के लिए आप ये बातें बोल सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि हर बूंद है अनमोल, तो पानी की एक एक बूंद अनमोल है। ये सोचिए पहले कि जो क्लास 3rd में बच्चा है तब से उसको ये बातें बताई जा रही हैं कि पानी अनमोल है, आप पानी की बचत करो, जितना हो सके उसको प्रदूषित ना करो। उसके बाद भी आप देखिए कि जो बच्चे हैं ना वो पानी को बहुत मतलब कि ऐसे बहाते हैं कि क्या ही बताएं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के हमारा जीवन नहीं चलेगा। यही कारण है जो भी व्यक्ति हमारे घर आते हैं हम उन्हें सबसे पहले पानी पीने को देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं पहले बातचीत करेंगे, फिर जब जाने लगेंगे ना वो तब पूछेंगे कब भैया पानी पीवे, तो उन लोगों की बात दूसरी है, उनकी नीयत कुछ अलग रहती है। लेकिन जो लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि घर पे कोई आया बातचीत बाद में करेंगे, पहले उनसे पूछ लेते हैं भैया दूर से आ रहे हो सकता है प्यास लगी हो, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही कोई घर पे आता है सबसे पहले उसके पानी पीने का प्रबंध करते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कुछ स्थानों पर जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी के बड़े बड़े स्रोत भी नहीं हैं, वहां लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। कह रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी को हर समय और हर जगह मतलब पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए? भाई लगता तो है, लेकिन जब आप खुद पानी की सेफ्टी करोगे ना तभी आपको ये जो लगता है कि मिलना चाहिए साफ पानी वो मिल पाएगा। आगे देखिए, ये आपको दिए हुए हैं एक वर्क एक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा है कि मतलब कि आइए मिल करके करते हैं। कह रहे हैं कि जो भी आपके घर आए आप उसे पानी पीने के लिए साफ पानी दीजिए। डाक देने वाले, सामान पहुंचाने वाला या सफाई का काम करने वाले लोग जो भी हों सबको साफ पानी दीजिए। बहुत सी जगहों पर घरों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखे जाने की परंपरा है जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। ये विशेष रूप से गर्मी के मौसम में रखा जाता है। अक्सर होता है, आपने देखा होगा पेड़ ओड़ के नीचे जो मटका होता है उसमें लोग पानी भर के रख देते हैं, जहाँ दूर दूर तक नल वगैरह नहीं दिखते हैं रोड पे, तो वहाँ पे इस तरह से लोग काम करते हैं ताकि अगर कोई आ रहा है रास्ते में उसको अचानक से प्यास लगी है तो वो पानी पी करके आगे बढ़ सकता है। ये देखिए यहाँ पे वही दिखाया गया है कि निःशुल्क पानी पीने का यहाँ प्रबंध किया गया है। इधर आप देखिए इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। जानवरों के पानी पीने के लिए एक हौद टाइप का बना सकते हैं, जैसे हम लोगों के पीछे गड़ही है। और यहाँ देखिए पक्षियों के नहाने और पीने के लिए भी आप एक बर्थ वार्ड बना सकते हैं। कोई भी बर्तन है उसमें पानी भर के रख दीजिए, पक्षियाँ उसमें आ करके पी करके अपनी प्यास बुझा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है 56 भोग के बारे में।
तो जो भी पॉइंट्स, अगर आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स में आपको दिए हुए हैं क्या आप जानते हैं, तो उसको आपको तुरंत आँख नाक कान खोल के जान लेना है, ठीक है। कह रहे हैं 56 भोग। ये 56 भोग क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो कान्हा जी होते हैं उनको 56 भोग बना के चढ़ाया जाता है, तो वही है 56 भोग यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 56 भोग क्या है? ये एक विशेष प्रकार का भोजन होता है। इसे विशेष त्यौहार या शुभ अवसर पर परिवार के जो सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और अतिथियों के आव भगत करने के लिए बनाया जाता है। आव भगत मतलब क्या होता है? स्वागत होता है, उनका सम्मान, एक तरीके से कहिए कि सम्मान जताने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और ये जो 56 भोग होता है इसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं तथा भोजन के लिए 6 रसों का भी मिश्रण होता है। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि ये जो 6 रस हैं ये क्या है, ठीक है। गोरस तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो 6 रस है उसमें देखिए कुछ मीठा हो जाए, कुछ तीखा हो जाए, कुछ कसैला, कुछ खट्टा, कुछ नमकीन और कुछ कड़वा हो जाए। तो ये सब 6 आपको दिख रहा है ना टेस्ट, यही है 6 रस। क्या क्या? मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग इसका अपना जो है अपनी लैंग्वेज में बताइए कि जो नारियल पानी है इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग भैया नारियल पानी ही कहते हैं। आप लोग अगर किसी अन्य जो है स्टेट से देख रहे हो तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग नारियल पानी को क्या कहते हैं। जो आम का रस है इसको हम लोग आम का जूस या पना कह देते हैं अपने यहाँ। ये देखिए आम का पना, तो ये जो पक्का आम है इसका हम लोग आम का जूस या आम का रस कहते हैं। कच्चे आम से जो है पना बना लेते हैं। संतरे के रस को भी भैया संतरे का रस ही कहते हैं। नींबू पानी को भी हम लोग नींबू पानी या शरबत कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब बोला जाता है। आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए होता है, दरअसल था तो मैंने दिखा दिया आपको। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि जो गर्मियाँ है ना इसमें मौसम गर्म होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने से हमारी बॉडी से जो वाटर होता है यानी कि जो पानी है वो बाहर निकलता है। इसलिए हम गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना या फिर गन्ने का रस या नारियल का पानी पीते हैं। तो ये जो हम लोगों की यहाँ परंपरा है ना कि गर्मी में भैया पानी पीने के लिए मिठाई नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए, गुड़ भी नहीं चाहिए, बल्कि आप शरबत बना दो, दही मतलब कि घोल के पिला दो, छाछ जिसको आप लोग बोलते होंगे, या फिर किसी अन्य चीज़ का जूस बना के पिला दो। तो ये इसीलिए होता है ताकि बॉडी में ना पानी की कमी ना होने पाए, ठीक है। कह रहे हैं जब हम खेलते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो भी हमें पसीना आता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें पसीना आता है। तो बता रहे हैं कि हमें उस टाइम पे बार बार पानी पीते रहना चाहिए। तो आपके लिए पूछा जा रहा है कि आप कितनी बार पानी पीते हो। तो ज़्यादातर तो लोग 1 गिलास दिन भर में पी लेते होंगे। कह रहे हैं कि हमारे शरीर को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी के बिना जीवित नहीं रख सकते, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं क्या, जल ही जीवन है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कुछ सब्जियां दी हुई हैं, कुछ फल दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है आपको कि हम लोग जो वो प्लांट्स हैं उनसे कौन सा उनका पार्ट है जो अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। देखिए हम लोग जो पालक होता है उसका क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। मेथी की भी पत्तियां खाते हैं। 2 चीज़ें, मेथी दाना भी हम लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसका सेवन जो है मेथी की पत्तियों का किया जाता है। मेथी के पत्ते की कचौड़ी, आहा पूछिए मत कितनी टेस्टी लगती है, कभी बना के खाइएगा। फिर देखिए पत्ता गोभी की भी पत्ता खाते हैं। सरसों का भी हम लोग बीज भी यूज़ करते हैं तेल के रूप में। और पत्तियों का साग बनता है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, पंजाब का बड़ा फेमस है ना, तो वही। और धनिया का पत्ती भी खाते हैं। धनिया को हम लोग मसाला के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि जो पत्तियां हैं उसका सेवन दिखाया गया है। आगे देखिए, आगे अब देखिए जो फल हैं जैसे आम, अमरूद, अमरूद का हम लोग फल खाते हैं, चीकू का फल खाते हैं, सेब का भी फल खा रहे हैं और आम का भी हम लोग फल खा रहे हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे सेब हम लोग फल खा रहे हैं उसका कौन सा पार्ट खाते हैं। तो वो सब बड़े लेवल की एग्जाम, मतलब ये जब यहाँ नहीं दिया तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, अगर आगे दिया होगा तो आगे ज़रूर करेंगे। फिर वैसे ही यहाँ देखिए जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया और चुकंदर हो गया, इसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम लोग तना किसका खाते हैं। तो देखिए जो अदरक होती है, अक्सर हम लोगों के मन में इस तरह की धारणाएं बनी होती हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं जिनसे हम जो भी खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, अगर वो ज़मीन के अंदर से निकल रहा है तो हम मान लेते हैं कि हम उसका तना खा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए जो आलू है ये यद्यपि ज़मीन के अंदर से निकलती है, मतलब जो उसका खाने वाला पार्ट है वो ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसका जड़ नहीं खाते हैं बल्कि इसका क्या खाते हैं, तना खाते हैं। वैसे ही ये जो हरा बांस का तना है इसको हम लोग खाते तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत यूज़फुल होता है।
एक और पॉइंट है, ये जो हरा बांस होता है ये कोई पेड़ नहीं होता है, इसको घास की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, घास की कैटेगरी में इसको रखते हैं। और वैसे ही अदरक देखिए, ये भी जो इसका खाने वाला पार्ट है ये धरती के अंदर रहता है, लेकिन हम लोग इसका भी क्या खाते हैं, जड़ नहीं, तना खाते हैं। सेम चीज़ प्याज की भी है, प्याज की भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। अब देखिए, ये देखिए प्याज में नीचे नीचे जो है ना ये जड़ अलग से लगी हुई, अदरक में भी सेम सिचुएशन है, तो हम लोग इनका जड़ ना खा करके तना खाते हैं। आगे देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम बीज खाते हैं, तो उसमें कौन कौन आ रहा है। अब देखिए, अनाज जैसे मटर हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, इन सब का हम क्या खाते हैं, इन सब के हम बीज खाते हैं। वैसे ही दालों में भी देखिए, चाहे तूर की दाल हो, चाहे मूंग की हो, उड़द की हो, मसूर की हो, अरहर की हो, या फिर मटर की हो, किसी भी चीज़ की जो दाल होती है उसका हम लोग क्या खाते हैं, उसका भी हम लोग बीज खाते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनका भी हम बीज का सेवन करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन सब के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो कुछ अन्य जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को खाते हैं, जैसे शहद जो कि हमें मधुमक्खियों से मिलती है, अंडे तो मुर्गी, बतख, इन सब से मिल जाता है, मांस किसी का भी खा लो, दूध और दूध से बने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे घी, पनीर, दही आदि, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं। अब कुछ लोग पता नहीं कौन सा ये मतलब कि लगाते हैं अपना थियरी कि जानवरों से जो भी उत्पाद मिलते हैं हमें वो सभी मांसाहार हैं, इस वजह से जो दूध, दही, घी वगैरह है ये भी मांसाहार में आता है। तो भगवान जाने कहाँ से इस तरह का दिमाग लाते हैं लोग। फिलहाल के लिए इस तरह की संकल्पनाएं आई हैं तो मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ था लेकिन पता नहीं कैसे ये PDF खराब हो गई, जाने दीजिए। यहाँ पे देखते हैं, देखिए, क्या आप जानते हैं वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है, कह रहे हैं जो आजकल हम लोग ब्रश करने वाला तो तरीका निकाले हुए हैं ना, जिसको हम लोग सोचते हैं बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम लोग प्लास्टिक का जो ब्रश है उससे दांत को साफ कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ बता रहे हैं कि जो दांतों को ब्रश करने की जो आधुनिक पद्धति है ना, ये हमारे यहाँ जो भारतीय पुरानी मतलब परंपरा रही है वहाँ से ही विकसित हुई है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम की दतून, बबूल की दतून या करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातून बना करके उपयोग में लाया जाता था। यानी कि जैसे अभी भी हम लोगों के यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग या हमारी दादा चाचा लोग जो हैं, कभी कभी मम्मी पापा को भी आप देखेंगे कि वो लोग दातून जो है उसको ही एज अ ब्रश यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक का ब्रश नहीं यूज़ करते हैं। तो आज वर्तमान में जो मार्केट में ये प्लास्टिक का मतलब ब्रश चल रहा है वो इन्हीं चीज़ों की ही देन है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब एक काम का तो नहीं कह सकते कि बहुत काम का है, लेकिन थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि इसको देखिए, कभी करके देखिएगा। एक मतलब घरेलू क्लीनर बनाने के लिए इसमें बताया गया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देते हैं। ये एक नुस्खा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि संतरे और जो नींबू के छिलके होते हैं इनसे घर की सफाई करने के लिए क्लीनर या घोल बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? कह रहे हैं कि रसोई घर, स्नान घर में जो सतह तथा फर्नीचर की सफाई और धूल मिट्टी व कीटाणुओं को हटाने के लिए आप तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आपके घर में इसके लिए किस किस चीज़ का उपयोग होता है आप इसको पता लगा सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप स्वयं भी एक ऐसा पदार्थ या घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को बिना किसी नुकसान के आपके पास एक क्लीनर तैयार हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने बताया कि आप 8 से 12 यानी 8, 10, 12 इतने संतरे या नींबू के छिलके ले लीजिए जो कम से कम आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में भरे जा सके, ठीक है। उसमें 10 साबुत लौंग और 2-3 तेज पत्ते भी डाल सकते हैं और 2 प्याला उसमें सफ़ेद सिरका डाल लीजिए। फिर आप देखिए कि वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, सफ़ेद सिरका, मैंने सफ़ेद सिरका नहीं देखा है। हम लोगों के यहाँ जो सिरका होता है ना ब्लैक कलर का होता है, तो इस वजह से मुझे सफ़ेद सिरका से थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो गया। कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आप आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में डाल करके उसका जो ढक्कन है बंद कर दीजिए और इस डिब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते भी रहें। 2 सप्ताह के बाद इसको छान करके रख लें और उसके बाद फिर आप इसको सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो करके देखिएगा कभी। अभी सपोज दैट अगर कुछ ऐसा हो कि घर में जो है नहीं, हम लोग मार्केट से कुछ खरीद के नहीं लाएंगे, चलो घर में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी है वो भी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जानवर ही सफाई पसंद, इंसान ही सफाई पसंद है। इंसान के अलावा जो अन्य जीव जंतु है ना वो भी सफाई पसंद है। जैसे कुत्ते को देखिए,
कुत्ता अगर कहीं पे बैठता है ना तो पूंछ से वहाँ की जो जगह है उसको साफ करके बैठता है, ऐसे नहीं बैठ जाता है। अब देखिए कह रहे हैं कि क्या आपने कभी देखा है जो बंदर होते हैं वो एक दूसरे को साफ करते रहते हैं। जब बंदरों को आप देखिए कहीं झुंड में रहे तो एक दूसरे को झाड़ते पोंछते रहते हैं साथ में देखते रहते हैं कहीं कोई मतलब जीवा वो कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए हैं, पता चला किलनी लग गई है, जू वगैरह पड़ गई है, तो ऐसा कुछ हो तुरंत निपटाओ उनको। और इसके साथ साथ वे एक दूसरे के शरीर के बालों से कीड़े मकोड़ों को निकालते रहते हैं। आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते रहते हैं। अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि जो पशु पक्षी और कीट आदि हैं वो अपने शरीर की सफाई किस तरह से करते हैं, यानी कि अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ये ना समझिए कि हम ही अकेले स्वच्छ रहने वाले जीव मतलब हैं। जो अन्य जीव जंतु होते हैं ना वो भी सफाई पसंद होते हैं, वो भी साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं। अब हम लोगों की तरह उनके पास पैर हाथ इस तरह से नहीं है कि वो खुद से जाएं पानी भर के नहा के साबुन वगैरह लगा सके, तो उनके पास जो प्रोसेस है, जैसे जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह, वो लोग अपनी जीभ से ही अपनी सफाई करते रहते हैं, हर जगह चाटते रहते हैं। ऐसे ही बंदरों को आपने देख ही लिया, और जो पक्षियाँ होती हैं वो चोंच से ये सब काम करती रहती हैं। तो सभी सफाई पसंद होते हैं, कुल मिला के ये जानिए। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से ना घुमा फिरा करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, और हम लोग को लगता है कि क्या यार बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसमें से क्या पूछेगा। तो भैया बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप टीचर बनने के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, तो बच्चों वाली चीज़ें ही पूछी जाएंगी उसमें। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाइए। साथ में इसमें आप देखेंगे कि 15 मार्क्स का आता है पेडागोजी। पेडागोजी के लिए आप केवल और केवल जो PYQs हैं उन्हीं को जो है देखते रहिए, चाहे खुद से करिए या कोई करवा रहा हो तो करिए। खुद से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई करवा रहा होता है ना तो हमें जो है क्वेश्चन वो पढ़ के खुद सुना देते हैं। जब क्वेश्चन कोई पढ़ के हमें सुना देता है तो उसमें आप देखिए कि चीज़ों को सॉल्व करने में ईजी होता है, गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन जब आप खुद से पढ़ करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, और वही जो गलतियां आप करेंगे वही आपको एग्ज़ाम में बचा के रखेंगी। वरना एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम हॉल में कोई नहीं जाएगा आपको पढ़ के सुनाने के लिए कि क्वेश्चन वो पढ़ दें और आप उसको सॉल्व करें। तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए जो PYQs हैं वो। हाँ, नॉलेज के लिए आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, कोई मतलब करवा रहा है, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कोई करवा रहा है वहाँ से कर लीजिए, तो फिर आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्रयास खुद से करिए, प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। तो चलिए ये रही अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।